हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम पेपर में। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो दिसंबर माह का असाइनमेंट जारी हुआ है क्लास 12th का राजनीति विज्ञान का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको इस चैनल के माध्यम से जितने भी असाइनमेंट होंगे वो आपको सॉल्यूशन के साथ में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चनों की ओर आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, पूंजीवादी और समाजवादी मॉडल में आपको दो अंतर लिखने हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे तो पूंजीवादी और समाजवादी मॉडल में आपको अंतर की बात करेंगे। देख सकते हैं इसमें तो पहला अंतर आ जाता है कि समाजवाद एक सी शासन व्यवस्था है जिसमें हर व्यक्ति समान होता है, जबकि पूंजीवादी व्यवस्था में गरीबी और अमीरी का भेद है होता है। और दो नंबर इसमें जो अंतर आ जाएगा वो आ जाएगा समाजवाद में बाजार में कोई प्रतियोगिता नहीं होती है, जबकि पूंजीवाद में होती है। तो पहले क्वेश्चन का ये उत्तर है, आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दो नंबर क्वेश्चन आ जाता है, हरित क्रांति क्या थी और हरित क्रांति के सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव का आपको वर्णन करना है। तो हरित क्रांति के बारे में आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दो नंबर क्वेश्चन का कि कृषि में परंपरागत तरीकों के स्थान पर आधुनिक तरीकों का उपयोग, नहरों व नलकूपों से सिंचाई, रासायनिक खाद का उपयोग और वाणिज्य फसलों का उत्पादन किया जाने लगा, जिसमें कृषि में परिवर्तन हुआ और देश में खाद्यान्न की उपलब्धता में वृद्धि हुई, जिसे हम हरित क्रांति कहते हैं। तो दोस्तों हरित क्रांति के जो सकारात्मक परिणाम आ जाते हैं वो आ जाते हैं, अधिक उत्पादन के होने के कारण अनाज की है कालाबाजारी है वो खत्म हो गई थी। और दो नंबर पॉइंट आपको लिख देना है सकारात्मक परिणाम में कि कृषि से संबंधित वस्तुएं और मशीनें बनाने वाले उद्योगों का विकास हुआ, इससे अधिक लोगों का है रोजगार मिला। अब नकारात्मक परिणाम की बात कर लेते हैं हरित क्रांति के। तो सबसे पहला नकारात्मक परिणाम आपको पॉइंट लगा के लिख लेना है। सबसे पहला नकारात्मक हरित क्रांति का जो नकारात्मक परिणाम था तो सबसे पहला आ जाता है, हरित क्रांति से बड़े भूस्वामी ज़्यादा फायदे में रहे थे और कृषि अब व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाने लगा है और घने लोगों ने छोटे किसानों की ज़मीन छीन कर वो बड़े बड़े फॉर्मों पर बना लिए थे। और दो नंबर आपको नकारात्मक परिणाम में लिखना है, आधुनिक कृषि से गांवों में पुरानी तकनीकों को जानने वाले लोग बेरोजगार हो गए थे और लोगों ने गांवों से शहरों की ओर पलायन किया और शहरी जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। तो ये लिख लेना है दो नंबर क्वेश्चन का सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम। आगे तीन नंबर क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तीन नंबर क्वेश्चन पूछा गया, आर्थिक नियोजन के गिनी चार लाभ आपको बताने हैं, लाभों का आपको वर्णन करना है। तो आर्थिक नियोजन का जो लाभ आ जाता है इसका तीन नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, जब केंद्रीय सत्ता द्वारा अपने नागरिकों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए देश में उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का एक समय सीमा के अंतर्गत है वो संतुलित ढंग से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना वो तैयार करता था। और तो इस प्रक्रिया को आर्थिक नियोजन है वो कहते थे। सन 1946 में अंतरिम सरकार के पास वो आर्थिक विकास हेतु योजना आयोग की स्थापना का प्रस्ताव आया था, किंतु स्वतंत्रता से संबंधित वार्ताओं के दौर में इस पर विचार नहीं हो सका। तो ये आपको तीन नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिख देना है। और आगे आपको आर्थिक नियोजन के जो लाभ लिखने हैं उसके बाद में आपको लाभ लिखने हैं वो लिखने हैं। सबसे पहला आर्थिक नियोजन जो नियोजक है इसके आपको लाभ लिखने, नियोजन के लाभ नहीं। सबसे पहला लाभ आ जाता है आर्थिक नियोजन का कि साधनों में उचित उपयोग से उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और इससे आर्थिक समानता, आत्मनिर्भर और आर्थिक स्थायित्व प्राप्त होगा। दो नंबर आपको पॉइंट लिखना है लाभों में कि सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत श्रमिकों को की चिकित्सा व्यवस्था, बेरोजगारी बीमा और वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था करना। और तीन नंबर आपको लिखना है लाभ कि सामाजिक न्याय के अंतर्गत जातिगत भेदभाव की समाप्ति के प्रयास, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति के समान है वो अवसर दिलाना। और चार नंबर आपको पॉइंट लिख देना है कि देश के आर्थिक विकास में सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ वो राजनीतिक स्वतंत्रता, शांति की स्थापना को सुनिश्चित करना। ये आपको पॉइंट लिख देने हैं आर्थिक नियोजन के लाभ। अब चार नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। चार नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत विभाजन के समय कौन कौन सी समस्या थी और वर्णन, आपको कोई 5 समस्याओं का आपको वर्णन करना है। तो भारत के विभाजन के समय चार नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा कि भारत के विभाजन के समय पहला हो जाएगा आपका, ब्रिटिश भारत में किसी भी स्थान पर है वो पूरी तरह मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र नहीं थे। और यद्यपि देश के पूर्व में बंगाल तथा पश्चिमी के पंजाब प्रांत में मुस्लिम जनसंख्या का संकेंद्रण था और यदि इन दोनों को प्रांतों में मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया जाता है तो पाकिस्तान के दो हिस्से होंगे, एक वो पश्चिमी पाकिस्तान तथा दूसरा है वो पूर्वी पाकिस्तान। इन दोनों के बीच में है वो भारत का क्षेत्र है वो स्थित होगा। अतः विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के दो हिस्से हैं वो होंगे जिनका आपस में है कोई संपर्क नहीं था। दो नंबर आपको पॉइंट लिख देना इसमें
सभी मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र पाकिस्तान में नहीं शामिल होना चाहते थे, अतः उन्हें विवश कर पाकिस्तान से शामिल वो किया गया था। उदाहरण के लिए पाकिस्तान स्थित उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के लोकप्रिय नेता खान अब्दुल गफ्फार खान और जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत के विरोधी थे। 3 नंबर आपको पॉइंट लिख देना है कि ब्रिटिश इंडिया के समय वो प्रांत पंजाब और जो बंगाल के अनेक भाग और मुस्लिम आबादी वाले थे। वो परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 तक यह फैसला है वो नहीं हो पाया था कि वे भारत के हिस्से हैं या पाकिस्तान के। और 4 नंबर आपको पॉइंट लेकर जन विभाजन की प्रक्रिया लागू की गई तो कई स्थानों पर है वो सांप्रदायिक दंगे अधिक तीव्र हो गए थे और पाकिस्तान में बड़ी संख्या में हिंदुओं और जो सिखों की जो हत्या है वो की गई थी। और 5 नंबर आपको पॉइंट लिख देना है कि सीमा के दोनों तरफ वो अल्पसंख्यक थे जिन पर बंटवारे के बाद वो हमले होने लगे थे और फर्ज उनको न चाहते हुए भी दूसरे बहुसंख्य वाले क्षेत्र में जाना पड़ा था। तो ये 5 पॉइंट आपको लिख देने, इसमें पांचों के पांचों आप पॉइंट देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के उत्तर का। अब 5 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कहा जाता है कि राष्ट्र व्यापक अर्थ में कल्पित समुदाय होता है और सर्वमान्य विश्वास, इतिहास, राजनीति, आकांक्षाओं और कल्पनाओं से एक सूत्र से बंधा होता है। उन विशेषताओं की पहचान करें जिनके आधार पर भारत एक राष्ट्र है। तो आपको 5 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर लिख देना है वो लिख देना है सामान्य, पहले आपको सामान्य मातृभूमि के बारे में लिख देना है, जिसमें प्रत्येक मनुष्य को अपनी मातृभूमि अर्थात अपने जन्म स्थान से प्यार होना स्वाभाविक है और एक ही स्थान या प्रदेश पर जन्म लेने वाले व्यक्ति मातृभूमि से प्यार करते हैं और इस प्यार के कारण वे आपस में रुक भावना के अंदर है वो बन जाते हैं। भारत के से लाखों की संख्या में सिख इंग्लैंड, कनाडा आदि दूसरे देशों में भी गए हुए थे। और आगे आपको पॉइंट लिख देना भौगोलिक एकता, इसमें लिख देना भौगोलिक एकता में भी राष्ट्रवाद का विकास होता है। जब मनुष्य कुछ समय के लिए एक निश्चित प्रदेश में रह जाता है तो उसे उस प्रदेश में प्रेम हो जाता है और यदि उसका जन्म भी उसी प्रदेश में हुआ हो तो प्यार की भावना वो तीव्र हो जाती है। आगे सामान्य इतिहास पॉइंट लगा कि आपको सामान्य इतिहास भी भारतीय राष्ट्र का महत्वपूर्ण तत्व है। जिन लोगों का सामान्य इतिहास होता है उन्हें एकता की भावना का आना स्वाभाविक होता है। आगे आपको पॉइंट लिख देना है कि सामान्य हित में लिख देना है कि भारतीय राष्ट्र के लिए जो सामान्य हित महत्वपूर्ण तत्व है। यदि लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक हित साधन हो तो उन्हें एकता की उत्पत्ति होना स्वाभाविक है। और 18वीं शताब्दी में अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए विभिन्न राज्य आपस में वो संगठित हो गए थे। तो इस प्रकार से मैंने पूरा पाँच क्वेश्चन थे इस पेपर में, पाँचों के पाँचों क्वेश्चनों के मैंने हल है वो पूरा सॉल्यूशन के साथ में वो करवा दिए थे। तो देख सकते हैं आपके सामने ये पेपर था, इसमें पूरे के पूरे क्वेश्चनों के पूरा फुल सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने करवा दिया है। तो अच्छी तरीके से आपको देख लेना। आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको पीडीएफ वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। और दोस्तों जितने भी असाइनमेंट होंगे सभी के फुल सॉल्यूशन के साथ इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी की हेल्प हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।